हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर मेंटर आशीष भालेराव एंड आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। जैसे आप सभी को पता है कि अभी आने वाले जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स है तो उसके लिए हम लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन आपका स्टार्ट होगा। लेकिन आपको पता होगा कि बैंकिंग अवेयरनेस भी ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें हमको मेंस में पूछा जाता है। तो उसी पे हम लोग आज पहला लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के साथ। तो ये रहा हमारा फर्स्ट स्लाइड जिसमें हमारे ऑफलाइन बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन है। जिनको भी ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना है वो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है मिशन बैंक एग्जाम 2023। तो अभी आप सभी को पता है जैसे कि आने वाले एग्जाम से आरबीआई आएगी, फिर आईबीपीएस आएगा, फिर आरआरबी आएगा, फिर उसके बाद में एसबीआई भी बचा है। तो सारे एग्जाम्स अभी हमारे पास बचे हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ बैंकिंग एग्जाम्स की, तो देखो जैसे कि हमको पता है कि सबसे पहले एग्जाम होगा हमारा, अगर मैं पीओ की बात करता हूँ, पीओ लेवल के एग्जाम की अगर बात करता हूँ, तो सबसे पहले हमारा प्रीलिम्स एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद में फिर आएगा मेंस और उसके बाद में फिर आएगा इंटरव्यू। ठीक है, देन अगर मैं क्लर्क की अगर बात करता हूं तो उसमें क्या होगा, प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा और उसमें क्या होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। मतलब पीओ का जो एग्जाम होता है कितने फेजेस होंगे, इसके 3 फेजेस होंगे, और क्लर्क का एग्जाम कितना होगा, तो 2 फेजेस होंगे। अब देखो जैसे आपको पता है कि प्रीलिम्स एग्जाम में आपको बैंकिंग अवेयरनेस, मतलब जनरल अवेयरनेस में जो बैंकिंग अवेयरनेस आता है ये तो आपको पूछा नहीं जाता है, आप सभी को पता है। और आप सब लोग मतलब ज्यादातर बच्चे यही करते हैं कि क्या करते हैं, हम लोग प्रीलिम्स की भरपूर तैयारी करते हैं, मतलब जितना हो सके प्रीलिम्स पे ध्यान देते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, जब हम लोग प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स में हमको 3 ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है। तो एक तो होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम लोग मैथ्स बोलते हैं, एक होता है रीजनिंग, ठीक है, एंड थर्ड वन इज होता है इंग्लिश। अब हम लोग इन 3 सब्जेक्ट का तो बहुत मस्त एकदम जी जान से प्रैक्टिस करते हैं कि स्पीड बढ़ना चाहिए, हमारा प्रीलिम्स में स्कोर होना चाहिए, कट ऑफ से ज़्यादा आना चाहिए, इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद में फिर हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोगों ने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया है। अब प्रीलिम्स क्रैक करने के बाद अब बारी आती है मेंस की। अब लेकिन मेंस में ये 3 सब्जेक्ट तो ठीक है आपने करके रखे हैं, आप कर रहे हो, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसका तो आप प्रिपरेशन कर लोगे। लेकिन इस मेंस में जो 2 टॉपिक, मतलब 2 सब्जेक्ट जो हमारे पास पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, कौन सा होता है, जनरल अवेयरनेस। क्या होता है, जनरल अवेयरनेस। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस में एक और चीज होती है, क्या होता है, तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाता है। अब जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाता है तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल अवेयरनेस की, तो जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले तो आपको इंपॉर्टेंट चीज होती है, तो एक होता है, क्या होता है, करंट अफेयर। अब करंट अफेयर्स क्या होता है, तो करंट अफेयर्स में जैसे कि मान लो कि डेली बेसिस पे हम लोग जो भी न्यूज होती है, चाहे वो बैंकिंग, अब बैंकिंग एग्जाम्स में करंट अफेयर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या पूछा जाता है ज्यादातर, तो करंट अफेयर्स में अगर देखेंगे हम लोग तो जैसे कि बैंकिंग रिलेटेड न्यूज होती है, देन आरबीआई के कुछ जो भी आता है आरबीआई के बारे में वो न्यूज होती है, उसके बाद में इकोनॉमिकल जो न्यूज होती है, ठीक है, उसके बाद में और क्या क्या चीजें आती है जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में। और अब ये जो करंट अफेयर्स है ये मैं किस लिए बता रहा हूँ, ये बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बता रहा हूँ कि बैंकिंग एग्जाम्स में कैसे कैसे करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। और अगर अगर हम लोग देखेंगे तो फाइनेंशियल रिलेटेड भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में अगर हम लोग देखेंगे तो करंट अफेयर्स में बैंकिंग सेक्टर में बैंकिंग की न्यूज जो होती है इसमें हमको पढ़ना है। आरबीआई का कुछ अगर आता है न्यूज तो इसमें भी पढ़ना है हम लोगों को, ये भी पढ़ते रहना है कि अब एक देखो क्या होता है कि अब ये सारी चीजें ना हमको प्रीलिम से ही स्टार्ट करना पड़ता है। क्यों प्रीलिम से स्टार्ट करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इसके पहले भी अभी जैसे कि एसबीआई का क्लर्क का देखा होगा आपने मेंस एग्जाम या फिर, तो कितने दिन का गैप था, 10-12 दिन 15 दिन का गैप होता है। 15 दिन में इतना सारा 6 मंथ का करंट अफेयर्स बोलते हैं हम लोग की पूछा जाता है, तो 15 डेज में 6 मंथ का करंट अफेयर्स हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो पहले ही दिन से हम लोगों को करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करना पड़ता है।
जिसमें अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूँ तो इसमें देखूंगा तो मैं यहाँ पे 80% मतलब लगभग 80% करंट अफेयर्स आपको इसी से पूछा जाता है। कितना परसेंट? 80 to 90 बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब 80 to 90 करंट अफेयर्स इसमें पूछते हैं। फिर उसके बाद में अगर देखा जाएगा जनरल अवेयरनेस की, अब देखो फर्स्ट टॉपिक था करंट अफेयर्स, सेकंड टॉपिक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, दूसरा टॉपिक कौन सा होता है तो बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाता है यहाँ पे, जो हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अब बैंकिंग अवेयरनेस में देखेंगे तो 7 to 8% का होता है ना। बैंकिंग अवेयरनेस में अगर देखेंगे तो 7 to 8% उसमें भी पूछा जाता है। अब यहाँ पे अगर थर्ड की बात करता हूं मैं तो यहाँ पे और भी चीज पूछी जाती है, स्टैटिक जीके, जिसको जैसे कि वो डैम हो गया, देन उसके बाद में पावर प्लांट हो गया, ये सारा चीजें जो होता है मतलब जो भी अवार्ड्स होते हैं ये सारा चीजें होता है, तो ये आपको क्या होता है स्टैटिक जीके में होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको क्या दिख रहा है तो हमको करंट अफेयर्स दिख रहा है। अब करंट अफेयर्स पढ़ते समय कैसे पढ़ना, डेली हम लोगों को मतलब मान लो कि 10 to 15 न्यूज, जो कि बैंकिंग एग्जाम्स का अगर हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रॉपर बैंकिंग का ही कर रहे हैं, तो उसमें बैंकिंग न्यूज हो गया, आरबीआई की न्यूज हो गई, इकोनॉमिक्स न्यूज हो गया, फाइनेंशियल न्यूज हो गई, तो ये सारी न्यूज जो है ये हम लोगों को कहाँ पढ़ना है, तो ये हम लोगों को बैंकिंग अवेयरनेस मतलब सॉरी करंट अफेयर्स के लिए पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में बैंकिंग अवेयरनेस का जो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उसका भी 7 to 8% होता है, और जो बचा कुचा होता है वो स्टैटिक जीके में से पूछा जाता है। अब आगे बढ़ते हम लोगों को, तो करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए हम लोग देखेंगे। तो देखो करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना चाहिए, देखो यहाँ पे लिखा गया है बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक्स न्यूज, मतलब मैंने अभी बताया था कि बैंकिंग का और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स न्यूज आपको पढ़ना पड़ेगा। देन गवर्नमेंट स्कीम्स हो गया, स्टैटिक करंट बोथ, मतलब स्टैटिक मीन्स जो पहले जो स्कीम्स लागू हो गए थे उसके बाद में करंट में जो भी चल रहा है ये सारा चीजें पढ़ना होगा। देन आरबीआई न्यूज हो गया, आरबीआई की न्यूज हो गया, जो भी आरबीआई न्यूज निकालती है, आरबीआई ने किसी पे कुछ फाइन लगाया, आरबीआई ने किसी पे कुछ किया है, कुछ तो किया है, ये सारा चीजें पढ़ना पड़ता है। देन अवार्ड्स एंड ऑनर हो गया, तो अवार्ड किसको कौन सा अवार्ड मिला है, अगर कोई फंक्शन होता है मतलब फेस्टिवल हो रहा है, अवार्ड फेस्टिवल हो रहा है, तो उसके सारे अवार्ड्स हम लोगों को पता कर रखना पड़ता है कि कौन सा किसको मिला है। देन स्पोर्ट्स न्यूज हो गया, स्पोर्ट्स में क्या क्या न्यूज चल रही है, जैसे कि अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल के बारे में कुछ एक हाथ सवाल हो सकता है ना, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में आईपीएल, उसके बाद में फिर वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप के भी बारे में कुछ हो सकता है। तो ये सारा चीजें, कोई भी स्पोर्ट्स, अब स्पेशली क्रिकेट नहीं, उसके बाद में हॉकी का पूछा जा सकता है, कोई भी स्पोर्ट्स के बारे में, जो भी स्पोर्ट्स करंट में रहेंगे, ठीक है, करंट में जो भी चीजें खेला जाएगा, जो भी चीजें होगा। अब रैंक रिपोर्ट्स एंड इंडेक्स, मतलब किसका कितना रैंक्स है, रिपोर्ट्स क्या है, इंडेक्स क्या क्या होता है, तो ये सारा चीजें पता करके रखना पड़ेगा हम लोगों को, ये पढ़ना पड़ेगा। देन एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स बाय डिफरेंट स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट, तो क्या क्या एग्रीमेंट गवर्नमेंट किसके साथ कर रही है ना, तो ये सारा चीजें हमको पढ़ के रखना पड़ता है। देन यहाँ पे बोला गया डेटा एक्सटेंशन एंड टारगेट ईयर ग्रांट एंड फंड ऑल लोकेशन फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब ये सब कुछ डेटा जो है प्रोजेक्ट्स के बारे में, डेटा की किस प्रोजेक्ट में कितना पैसा गया है, किस प्रोजेक्ट में क्या मिल रहा है, क्या जा रहा है, क्या आ रहा है, तो ये सारा चीजें हम लोगों को पढ़ना पड़ता है। देन नीचे दिया गया है अपॉइंटमेंट्स एंड मर्जर एंड इक्विनाइजेशन, मतलब कौन से अपॉइंटमेंट्स है, कौन सी बैंक मर्ज होगी, कौन किस में मर्ज हो गया, ये सारा चीजें भी हमको बहुत ज्यादा मतलब, अब ये सारा चीजें ऐसा है कि प्रॉपर हम लोग डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर भी पढ़ते रहेंगे, उसमें से एडिटोरियल पेज अगर पढ़ते रहेंगे तो उसमें आपको दोनों चीजों से फायदा होगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो और भी ज्यादा फायदा होगा, उसमें आपका एक तो इंग्लिश भी स्ट्रांग होगा, आपका करंट अफेयर्स भी डेली बेसिस पे। और ये क्या करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, और आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि मैगजीन्स हो गया, देन करंट मतलब वीकली करंट अफेयर्स का पीडीएफ निकाल लेते हैं, फिर उसको पढ़ते हैं। देखो कोई भी चीज हम लोग जब लिखते हैं ना तो वो दो बार लिखी जाती है, एक तो लिखते समय हम लोग क्या करते हैं पढ़ के लिखते हैं, और जो लिखा जाता है उस पर हमारी मेहनत होती है, तो मेहनत होने के बाद उसको पढ़ना जरूरी होता है। जरूरी होता है मीन्स हमको खुद से मन से लग जाता है कि यार हम लोगों ने इतना मेहनत करके अगर लिखा है तो हम लोगों को उसको पढ़ना चाहिए। तो मेरी तो ये राय रहेगी कि आप पीडीएफ, ये तो ठीक है, ये तो आपको मिलते रहेंगे, वन लाइनर पीडीएफ, ये जो भी पीडीएफ, बहुत सारा चीज अवेलेबल होता है, लेकिन अगर खुद का एक बुक बनाते हो और उसमें अगर करंट अफेयर्स लिखते हो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि उसमें ज्यादा फायदा आपको हो सकता है। देन फर्स्ट टाइम इवेंट्स है, प्रोजेक्ट लॉन्च इन डिफरेंट स्टेट्स है, देन सबमिट्स है, कॉन्फ्रेंस है, जैसे कि G20 हुआ है तो G20 के बारे में भी कुछ सवाल आ सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अब जो चल रहा है वो तो पूछेंगे, लेकिन अभी आजकल क्या होता है कि आगे वाला आने वाला जो है, मतलब फ्यूचर का जो है वो कहाँ पे होने वाला है, कैसे होने वाला है, किसके अंडर में होने वाला है, कौन से कंट्री में होने वाला है, तो ये सारी चीजें इसमें पूछा जा सकता है। देन डिफेंस न्यूज हो गया,
डिफेंस न्यूज में कौन सा मिसाइल लॉन्च हुआ है, कौन सा क्या मतलब कौन सा एक्सरसाइज हम लोगों ने किस कंट्री के साथ स्टार्ट किया है, तो एक्सरसाइज कब स्टार्ट हुआ था, किसके कौन से देशों के बीच में हुआ था, तो ये सारी चीजें। देन डेज है कि कौन से दिन को कौन सा डे हम लोग मनाते हैं, तो ये सारा चीज आपको करना पड़ेगा। देन बुक्स है, कौन सा बुक लॉन्च होता है, ऑथर क्या है उसके, तो ये सारा चीजें आपको टोटली करंट अफेयर्स में पढ़ना होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग, ये तो देखो स्क्रीनशॉट तो लेना ही है, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपके बुक्स पे जब नोट डाउन हो जाएगी और वो जब आप खुद लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट मैंने बताया था जैसे बैंकिंग अवेयरनेस है ना, तो इसमें जैसे करंट अफेयर्स में मैंने बताया था कि इसमें आपको 80 to 90% इसमें से ही आने वाला है जनरल अवेयरनेस में। तो करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद में आता है बैंकिंग अवेयरनेस, जिसमें मैंने बताया था कि 7 to 8% मतलब 10% आप बोल सकते हैं कि 10% इसमें से आने वाला है आपको बैंकिंग अवेयरनेस में से। अब बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, तो वो तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। तो बैंकिंग की हिस्ट्री क्या है, कब पहला बैंक स्टार्ट हुआ था, फिर कौन सी बैंक आई थी, फिर क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, ये सारा चीजें, ठीक है। देन डिफरेंशियल बिटवीन बैंक एंड एनबीएफसी, है ना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो होता है, तो इसी को बोला जाता है, क्या बोला गया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो एनबीएफसी और बैंकिंग में क्या डिफरेंस होता है। देन उसके बाद में होता है मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, एनपीसी कीज रेट हो गया, देन सीआरआर, ये सारा चीजें, रेपो रेट हो गया, आरआरआर हो गया। तो ये सारा चीजें हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। अब यहाँ पे बोला गया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अच्छा ये यहाँ पे थोड़ा सा इंस्टीट्यूट, आरबीआई हो गया, आरबीआई हिस्ट्री हो गया, इट्स फंक्शन हो गया, अब जो भी है मतलब जैसे कि सेबी हो गया, है ना, सेबी हो गया, तो ये सारा चीजें जो होता है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं हमारे पास, तो इस चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आरबीआई हो गया, सेबी हो गया, ये सारी चीजें। सब्सिडियरीज मतलब जैसे कि एसबीआई का पता है आपको, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद थी, स्टेट बैंक, ये सारे कब जब मर्ज हो गए, तो ये सारे चीजों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो ये इसके भी बारे में हम लोगों को बहुत सारी चीजें, बहुत सारा चीजें हमको पढ़ना पड़ता है। मतलब देखो यहाँ पे अब ये सारी चीजें रट्टा नहीं मारना, ये सारी चीजें हम लोगों को इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, क्योंकि आप एक बैंक में ऑफिसर बनने वाले हो, आपको बैंक ऑफिसर अगर बनना है तो ये सारी चीजें आपको मतलब एग्जाम के लिए तो पता करना ही है, लेकिन आगे भी जब आप 50 साल 30 साल जब भी जॉब पे रहोगे तो ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। अभी पता रहेगी तभी आपको वो पता होना जरूरी रहेगा, क्योंकि अभी अगर पता नहीं रहेगी तो आप बैंक ऑफिसर कभी बनोगे ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते, देन मनी एंड कैपिटल मार्केट हो गया, अर्बन एंड रूरल कॉर्पोरेटिव बैंक्स हो गए, तो अर्बन में कौन से बैंक्स आते हैं, रूरल्स में कौन से बैंक्स आते हैं, जैसे कि आपको पता होगा आरआर भी होता है, रीजनल रूरल बैंक होता है, तो वो कब स्थापन हुआ था, तो वो सारा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग में आ जाएगा। देन टाइप्स ऑफ बैंक एंड बैंक अकाउंट्स, तो बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन से बैंक्स के अकाउंट्स होते हैं, ये भी सारा चीजें, ये सारी चीजें तो हम लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इतना बैंक में जाते हैं, लेकिन हम लोगों को तो फिलहाल तो इतना ही पता है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, इतना ही आप लोगों को पता होता है। उसके बाद में फिर कौन से टाइप का अकाउंट है क्या है, ये तो बहुत कम लोगों को पता होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना पड़ेगा क्या, ये सेक्शन जो अभी हम लोग जो ये स्टार्ट किया बैंकिंग अवेयरनेस का, इसको भी अगर आप कंटिन्यू इसके 19 to 20 लेक्चर्स रहेंगे बैंकिंग अवेयरनेस के, तो ये आप प्रॉपर अगर देखते चलोगे तो आपको, और उसका क्या करना है, सिर्फ देखना नहीं है वीडियो, उसमें आपको प्रॉपर अपनी एक बुक बनाना है, और उसमें जो जो चीजें पढ़ाई जाएगी वो चीजें आपको नोट डाउन करके रखना है, आपको जिस तरीके से याद रहेगा उस तरीके से, ठीक है। एनपीएस हो गया, वैसे नॉर्म्स हो गए, तो ये सारा चीजें आपको बैंकिंग अवेयरनेस में पढ़ना होता है, जिसमें आपको 10% पूछा जाता है। देखो अब 10% क्यों ना हो, लेकिन जब तक पूरा नहीं पड़ेगा, अब यहाँ पे हमको कंफर्म तो नहीं कि 10% आने वाला कहाँ से है, तो हमको पूरी ही चीजें पढ़नी पड़ेगी। हो सकता है पूरी चीज याद ना रहे, क्योंकि सबका साल अलग है, सबका डेट अलग है, सबका सारा चीजें अलग है, तो हो सकता है कि पूरी चीजें ना मतलब याद रहे, लेकिन जितना हो सकता है हम लोगों को डेली पढ़ना है। देन आगे बढ़ते हैं, तो स्टैटिक जीके में क्या क्या होता है। तो स्टैटिक जीके में जैसे कि फर्स्ट लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट, तो पहला ये कहा मतलब कोई भी चीज कि पहली बैंक कहाँ स्थापना हो गई थी, लार्जेस्ट सबसे लार्जेस्ट डैम कौन सा है, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी, ये सारा चीजें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इन करंट पे करंट अफेयर्स एज वेल, मतलब करंट में जो जो चीजें का ये चीज हो रहा है, मतलब कोई रिवर के बारे में बोला गया तो फिर वहां पे पूछा जा सकता है कि चलो बताओ लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ये कौन सा है, चलो बताओ लॉन्ग मतलब लार्जेस्ट नेशनल पावर प्लांट कौन सा है, लार्जेस्ट ये क्या है, मतलब क्या बोल सकते हैं, नेशनल पार्क कौन सा है, ये सारी चीजें देखो यहाँ पे नीचे दिया गया, डैम्स हो गया, नेशनल पार्क हो गया, पावर प्लांट हो गया,
डांसेस एंड फेस्टिवल हो गया, तो कौन से फेस्टिवल कौन से दिन में मनाए जाते हैं, तो ये सारा चीजें आपको स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो समझ गया आपको कि जनरल अवेयरनेस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले तो चीज करंट अफेयर्स, जिसमें मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद में फिर आपको पढ़ना है बैंकिंग अवेयरनेस, उसके बाद में पढ़ना है आपको स्टैटिक जीके। और मैं बता रहा हूँ कि जनरल अवेयरनेस ये जो होता है हमारे मेरिट लिस्ट जब लगती है मेंस में, सबसे ज्यादा अगर कवर कोई चीज अगर कर सकता है तो वो हमारा मतलब मेंस निकलता किसके वजह से, वो बोलते हैं ना कि जनरल अवेयरनेस जिसका मजबूत है उसका मेंस जरूर निकलेगा। तो जनरल अवेयरनेस के लिए इसमें कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, पता रहेगा तो आप सेकंड में क्लिक करोगे, नहीं पता रहेगा तो आप तो कोई ऐसा फॉर्मूला से तो निकाल नहीं पाओगे। तो इसलिए ये चीज ऐसी होती है कि इसमें टाइम भी कम लगता है, लेकिन बस उतना आपको पढ़ के रखना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हम लोग हमारे बैंकिंग अवेयरनेस पे। तो बैंकिंग अवेयरनेस में देखो क्या क्या और क्या क्या चीजें हो सकती है, मैंने तो ऐसे बताया बैंकिंग अवेयरनेस में, जैसे कि आईएमपी बैंकिंग, आरआरबी टर्म्स हो गया, रीजनल रूरल बैंक के जो टर्म्स है, एक्ट हो गया, है ना, किसके एक्ट में वो आता है, क्या उस पे क्या नियम्स होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, ठीक है। देन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक्स, हेडक्वार्टर्स, एस्टेब्लिशमेंट डेट, मतलब इस कौन सा बैंक का कहाँ हेडक्वार्टर है, का कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये सारा चीजें हो गया, ठीक है। देन उसके नीचे दिया गया आईएमपी बैंकिंग अपडेट्स, आरबीआई हो गया, एनपीसीआई, एसबीआई, एनबीएफसी जैसे मैंने अभी बताया था, कोई पेमेंट बैंक होती है, तो ये सारा चीजों बैंक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। देन आरबीआई सर्कुलर्स, न्यूज एंड स्कीम्स, आरबीआई कुछ ना कुछ स्कीम्स निकालते रहते हैं, आरबीआई के कुछ ना कुछ रूल्स बदलते रहते हैं, आरबीआई किसी किसी के ऊपर फाइन लगाते रहते हैं, तो ये सारा चीज हो गया। देन बैंकिंग न्यूज रिलेटेड स्टैटिक डेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब स्टैटिक डेटा मींस क्या, आजकल क्या होता है कि डीप पूछा जाता है ना, बिल्कुल डीप पूछा जाता है, तो हम लोगों को नॉलेज भी डीप रखना पड़ेगा। तो उस बेसिस पे हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं बैंकिंग अवेयरनेस। तो बैंकिंग के बारे में तो सबसे पहला काम है बैंकिंग हिस्ट्री। तो देखो जब इंडिया में बैंक जब नहीं था, जब इंडिया में बैंक जब नहीं था तो ऐसे मोटे साहब हुआ करते थे। बैंक जब इंडिया में नहीं था तो ऐसे मोटे साहब हुआ करते थे जिसको हम लोग साहूकार बोलते हैं ना, कि जो जिसके पास एक गांव में बहुत पैसा रहता था, फिर वो क्या करता था, फार्मर लोगों को या फिर जो भी जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसा देता था, और उसके बेसिस पे कुछ जमीन, उनके जमीन के कागजात हो गए, जमीन वगैरह गिरवी रखता था, और इतना उसको कर्जे में डाल देता था कि वो फिर वो फार्मर क्या कोई भी गरीब आदमी तो वो कर्जा देने की उसकी ताकत ही नहीं होती थी, फिर वो क्या करता था, अपनी जमीन हड़प लेता था। अंग्रेज भी उसी तरीके से कुछ ना कुछ करती थी, फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेज भी कुछ ना कुछ करती थी, तो ऐसा पहले चलता था। और सबसे पहला सबसे पहला बैंक ओपन हुआ इंडिया में, वो था 1770 में, और कौन सा बैंक था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। देखो सबसे पहले ना तो अंग्रेज जब आए थे, अंग्रेज जब आए थे तो वो किसके लिए आए थे, ट्रेड करने के लिए, मतलब एक बिजनेस करने के लिए आए थे। अब बिजनेस करने के लिए आए, लेकिन अब क्या था कि हमारे जो जनता थी थोड़ी सी मतलब ऐसी, मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन लोगों ने बस अच्छी अच्छी बातें करके ये सारा करके मस्त बिजनेस करने लग गए, थोड़ा बहुत इनको पैसा दे देते थे, ज्यादा पैसा उनके पास आता था, उनको पता है कि इतना सारा बिजनेस अगर इंडिया से हो रहा है तो थोड़ा बहुत इनको दे दो, ये खुश हो जाएंगे। तो ऐसा करते करते क्या हो गया कि वो एक दिन अपना वर्चस्व वहां पे बना के रख दिए। अब फिर क्या कर दिए कि अब इनकी मर्जी का काम होता था, इनके मर्जी का काम होता था। सबसे पहले देखा जाए तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान बनी, और उसके बाद में ना सबसे ज्यादा ट्रेड अगर कहीं होता था, जैसे मैंने बताया था कि ट्रेड करने के लिए अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश आए थे, और सबसे ज्यादा ट्रेड कहाँ से होता था, तो तीन सिटी थी जहाँ सबसे ज्यादा मतलब इनका वर्चस्व भी था, और सबसे ज्यादा ट्रेड ये वहीं से करते थे। अब सबसे पहला तो था कलकत्ता, है ना, जिसको बंगाल, ठीक है। उसके बाद में फिर आता था बॉम्बे, जिसको आज मुंबई बोला जाता है। उसके बाद में फिर था मद्रास। अब ये तीन जो सिटी थी इनमें इनका ना बड़ा वर्चस्व था। क्यों था, क्योंकि इसमें एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो तीनों सिटी है ये समंदर के किनारे है, और वो टाइम पे हवाई जहाज का इतना इस्तेमाल नहीं होता था जितना समंदर के रास्ते बोट शिप से जो ट्रेड होता था। आज भी हालांकि वही ज्यादा होता है, लेकिन तब तब तो उसी से ज्यादा। तब ये तीन सिटियों से ना इनका बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम चलता था, क्योंकि इनको इंडिया से भी बहुत सारा जितना भी लूटा उटा है सब भेजना पड़ता था।
इंडिया में कुछ इनके लिए जो लगता है, क्योंकि ये लोग तो अब इनके तो ब्रिटिश, ये लोग तो रिच थे, तो इनको खाने की चीजें हैं, इनको ये चीजें हैं। अब इंडिया से कुछ भेजना है, सोना जैसे इतना सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो सोना बेचना है, सॉरी बेचना है मीन्स भेजना है अपने कंट्री में। तो इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इन 3 सिटी में ज्यादा वर्चस्व किया। और आगे जाके क्या किया, इन्हीं 3 सीटों में, जैसे कि पहला बैंक तो किसने स्थापन किया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो स्थापन किया, तो वो किसने किया था, तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी थी, अलेक्जेंडर एंड कंपनी जो 1770 में इन लोगों ने किया था। और ये जो किया था, लेकिन ये बैंक ज्यादा दिन नहीं चली थी, ये बैंक 1832 में खत्म भी हो गई थी। 1832 में ये बैंक खत्म भी हो गई थी, मतलब कुछ ज्यादा दिन नहीं चली। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ध्यान, जैसे कि आज हमारी जो सारी बैंक है, इसके ऊपर ध्यान देने के लिए कौन सी रेगुलेटरी बैंक है, तो आरबीआई है, जो इन सब की बॉस है। अब थोड़ा सा भी कोई भी बैंक अगर इधर से उधर करते, तो आरबीआई तुरंत उधर से फाइन मार देगी, कुछ ना कुछ कर देगी, कुछ ना कुछ बैन कर देगी, उनको मर्ज करवा देगी, कुछ तो करवा देगी। ठीक है, तो अब ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी, इसके ऊपर तो ध्यान देने वाला कोई था नहीं। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ, और उसके बाद में मतलब उसी के साथ साथ ये तो बैंक 1832 में, जैसे मैंने बंगाल, बॉम्बे और मद्रास की बात करी थी, तो उसके बाद में फिर इन अंग्रेजों का क्या था कि इन्हीं 3 सिटियों में सबसे ज्यादा ट्रेड चलता था। तो अब बैंक भी इन्होंने क्या किए, इन्हीं 3 सिटियों में किए। कौन सा बैंक, तो सबसे पहले था बैंक ऑफ बंगाल, जो कब हुआ था, जो 1806 में हुआ था, मतलब 1806 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में खुला था बैंक ऑफ बॉम्बे, जो 1840 में खुला था। और उसके बाद में खुला था बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, और वो खुला था 1843 में। अब 3 बैंक इन लोगों ने खोले। अब 3 बैंक तो खोले थे, लेकिन ये अपने मर्जी के थे, अपने मर्जी के थे इन द सेंस क्या कि इनके ऊपर ध्यान देने वाला कोई नहीं, इनके रूल्स रेगुलेशन जो भी है सब 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 ये अपने ही मर्जी का कुछ ना कुछ करते थे। देखो वैसे तो आगे मैंने सारा लिख के दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज कब कब हुई। आगे तो प्रॉपर आपको इसका पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, तो इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो जितना होता है, अब ये सारा चीजें आपको लिख के रखना है, जैसे मैं लिख के दे रहा हूँ, तो आपको आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, उसको पॉज करके आप लिख सकते हो। लेकिन देखो जो भी चीजें है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें है, तो आप लोगों को ध्यान रखनी है इसको। बिल्कुल भी ऐसा, बिल्कुल आप ऐसा मत सोचो कि सर ये क्या करेंगे, ऐसा करेंगे तो ये याद रहेगा, याद कर लेंगे, याद नहीं होता है, याद करना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद में फिर क्या हुआ, अब ये जो 3 बैंक थी, तो अब इन लोगों ने क्या किया कि इन तीनों बैंक को मर्ज करके 1921 में क्या किया, 1921 में ये जो तीनों बैंक थी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अच्छा यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, एक मिनट। बैंक ऑफ बंगाल हो गई, देन बैंक ऑफ बॉम्बे हो गई। इनका नीड ये हो रहा है, देन हो गई बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, इन तीनों बैंक को मर्ज करके फिर खोला गया है इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या खोला गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कब खोला गया, तो ये खोला गया 27 जैन 1921 में खोला गया। कब खोला गया, अब खोला गया मीन्स तीनों को मर्ज करके ये बैंक बना गया। और यही बैंक, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, यही बैंक थी कि जो 1955 में एसबीआई बनी है। ध्यान रखना, जो बात करते हो ना आप कि एसबीआई एसबीआई एसबीआई, एसबीआई में लगना है, एसबीआई पीओ बनना है, एसबीआई क्लर्क बनना है, तो एसबीआई कहाँ से आई थी, तो सबसे पहले 3 बैंक, सबसे पहले तो हमारी कौन सी थी, बैंक ऑफ हिंदुस्तान थी, जो अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने खोली थी। उसमें क्या था कि 1832 में उन्होंने खोला, बंद हो गई थी 1832 में, वो बंद हो गई थी, 1770 में वो खुली थी। देन मैंने बताया कि ब्रिटिश लोगों का 3 सिटियों में सबसे ज्यादा बिजनेस चलता था, इन लोगों ने 3 ही सिटियों की बैंक खोली। और उस बैंक को क्या किया, 27 जैन 1991 को क्या कर दिया, उसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट कर दिया।
उसके बाद में 1955 को यही बैंक आगे जाके क्या बनी थी, एसबीआई बनी थी। अब देखो इसके बीच में ना, जैसे मैंने बताया था कि इनके ऊपर रेगुलर मतलब ये रखने वाला तो कोई नहीं था, तो फिर एक था जो 1926 में, मतलब जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गई। अब इसमें जो था, एक था हिल्टन, अरे यंग कमीशन। इसने एक बात छिड़ी कि जैसे मैंने बताया कि इन बैंकों के ऊपर ध्यान कोई नहीं रख रहा है, ये अपनी मर्जी का कर रहा है। तो हिल्टन यंग कमीशन ने थोड़ा सा उनको एक राय दिया मतलब क्या है कि वो कमीशन ने बताया कि नहीं भैया, अभी ये बैंक के ऊपर बिल्कुल, ये बैंक अपनी मर्जी से कर रही है, तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ बनना चाहिए। अब ये बनना चाहिए तो इन्होंने इन्होंने कब बताया था कि 1926 में बताया था, लेकिन 1926 में बनी क्या, नहीं बना। फिर बना 1935 में, क्या बना तो हमको पता होना चाहिए, क्या बनी तो आरबीआई बनी, बराबर है 1935। कब 1935, 1 अप्रैल, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीजें है, ठीक है। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई आई, जिसने सब पे मतलब जो होना चाहिए था कि एक, तब तब तो मतलब हम स्वतंत्र भी होने के थे, इंडिपेंडेंट होने के थे। ये हम लोग बात कर रहे हैं कि प्री इंडिपेंडेंट जो है उसकी बात कर रहे हैं। उसके बाद में फिर आरबीआई आया, आरबीआई आने के बाद फिर कुछ दिन बाद, मतलब अब ये जो आरबीआई आया क्यों था, आरबीआई आने के लिए भी तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। इसने तो बोला था 1926 में करना होता तो तभी कर डालते ये लोग। अब इनको अगर करना होता, अब जब 1926 में इसने ही बोला था, हिल्टन यंग कमीशन ने जब बोला था तो करना होता तो तभी कर दिया। अब 1935 में आरबीआई को क्यों लाया, तब आया था एक डिप्रेशन, बहुत बड़ा डिप्रेशन आया था। अब डिप्रेशन मीन्स क्या, तो वो वाला डिप्रेशन नहीं कि पढ़ाई की वजह से डिप्रेस हो गया, रिजल्ट नहीं लगा तो डिप्रेस हो गया, ये वाला डिप्रेशन नहीं। तो डिप्रेशन मीन्स होता है कि जिसमें बहुत गंदा कंडीशन आ जाता है। गंदा कंडीशन मीन इन द सेंस कि एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, बिजनेस नहीं होता है, मतलब बेरोजगार हो जाते हैं लोग, तो ये सारा चीजें मतलब 25% अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया था। यहाँ पे जो पूरा माइनस में, सारा चीजें माइनस में चल रहा था, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे तो अब जगह नहीं बची, तो मैं इसको रफ कर दूं क्या, 1 मिनट में इसको रफ कर देता हूँ। तो ये सब आपके पास होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, आगे भी आपको मिलेगा सारा चीजें। लेकिन अगर ये आप लिख के रखोगे अपने मर्जी से मीन्स अपने मन से कि कैसे कैसे हो रहा है, क्या क्या हो रहा था, तो ये सारी चीजें ज्यादा याद रहेगा आपको। यार कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, मैं इतनी रहा हूँ, ठीक है। तो फिर अब ये जो डिप्रेशन था, जो मैंने बताया कि डिप्रेशन, अब ये क्या इंडिया के लिए आया था कैसे, ये पूरे दुनिया में आया था। क्या आया था, ये जो आया था ऑल इन वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में आया था। और ये कौन से साल में आया था, ये आया था 1929 से लेके तो 1939 तक था, बहुत 10 साल का था। और इसके बाद में भी इसका असर हमको 1941 तक देखा गया था, 1941 तक इसका असर देखा गया था। अब वो टाइम पे 25% से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, ठीक है। और सारा चीजें निगेटिव में आ रहा था, मतलब निगेटिव ग्रोथ रेट हो रहा था, पूरा निगेटिव, मतलब माइनस में ग्रोथ रेट चल रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिप्रेशन आया, फिर ग्रोथ रेट कम हो गया, तो फिर इंडिया में जैसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में हुआ था तो इंडिया में भी हुआ।
तो फिर वहां पे आरबीआई की स्थापना हुई। तो 1935 में आरबीआई, इनके बीच में ही इन लोगों ने आरबीआई ओपन कर दी थी। 1935 कब किए थे? तो 1 अप्रैल को किया था। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। उतने में इंपेरियल बैंक जो थी वो भी कन्वर्ट, मतलब ये हो गई थी, एसबीआई बन गई थी। वो कब हुई थी? वो 1955 में हुई थी, ठीक है। उसके बाद में ये सारा चीजें, अब उसके बाद में अगर बात करेंगे हम लोग, रिवॉल्यूशन का जो समय था, अब ये सारा चीजें कब का था? तो ये सारा चीजें था प्री इंडिपेंडेंस। तो प्री इंडिपेंडेंस मैंने आगे रखा भी होगा, तो मैं आगे देखता हूँ, बताता हूँ आपको। अच्छा, यहाँ पे देखो बैंक आगे आता है। अच्छा, मैं पहले पूरा तो थोड़ा बहुत एक शॉर्ट में आपको बता ही देता हूँ कि एसबीआई। चलो हम लोग एक काम करते हैं, स्लाइड के साथ ही स्टार्ट करते हैं, ताकि हमको और भी ज्यादा तुम्हारे नोट्स के हिसाब से भी चलेगा। अगर ऐसे भी मैं बता सकूँ तो ऐसे भी बता ही रहा हूँ, कि जैसे कि मैं आगे बढ़ता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे बैंक आर रिगार्डेड एज द पिलर ऑफ एनी इकोनॉमी। आज अब ये पहला स्लाइड था एक्चुअली बैंकिंग का। इसके पहले तो मैं आपको इंट्रोडक्शन ही बता रहा था, तो उसमें ही मैं फ्लो में चला गया कि कब क्या हुआ क्या हुआ। तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखो अभी तक का भी जो इन्फॉर्मेशन था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको भी आपको ऐसे नहीं लेना है कि ऐसे ही अभी स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही था। अब यहाँ पे देखो, अब बैंक इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एज इट मीडिएट्स बिटवीन द सेवरर एंड बोरोर। तो बैंक का क्या होता है? बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम ये होता है कि जिसके पास ज्यादा पैसा है वो अपने पैसे बैंक में जाके जमा करता है, और जिसके पास पैसे की कमी है वो बैंक से जाके वो पैसा लेता है ना। और बैंक का प्रॉफिट क्या होता है? बैंक का प्रॉफिट मतलब लोन ही होता है। अब लोन के ऊपर मिलने वाला जो इंटरेस्ट है, वही आप बोलोगे कि सर तुम जो बैंक में पैसा रखते हो उस पर भी तो इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो हमको इंटरेस्ट मिलता है वो कम मिलता है, हम जो देते हैं वो ज्यादा भरना पड़ता है, ठीक है। तो वही उनके लिए क्या होता है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा भी गया, इट्स प्रिलिमिनरी लायबिलिटी या डिपॉजिट। मतलब सबसे पहला तो उनका काम होता है कि डिपॉजिट करना। उसके बाद में असेट्स जो होते हैं बैंक के पास, प्रॉफिट क्या होता है? लोन होता है। और इसका प्रॉफिट कहाँ से आता है? इसका प्रॉफिट आता है इंटरेस्ट रेट। कहां से आता है? इंटरेस्ट रेट से आता है। अब यहाँ पे देखो बोला गया है कि द बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया इज डिफाइंड अंडर द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, ये सवाल पूछा जा सकता है ना। कौन से एक्ट के तहत बैंकिंग सिस्टम, ये सारी चीजें, कंपनी सिस्टम जो चलता है इंडिया का, वो कौन से एक्ट के तहत चलता है, कब हुआ था, ठीक है। यहाँ पे बोला जा सकता है बैंक आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द कंट्रीज सेंट्रल बैंक इन इंडिया। द बैंक सेक्टर इन इंडिया ट्रूली रिफ्लेक्ट्स अ मिक्स इकोनॉमी विथ पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। देखो यहाँ पे ये चीज पूछी जा सकती है कि जैसे मैंने बताया था कि एक जो बैंक है जो ध्यान देती है सारे बैंक्स के ऊपर, तो कौन सी बैंक है? देखो यहाँ पे लिखा गया है, तो बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो उसी को हम लोग कंट्रीज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला जा सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये एक अलग है। अब कंट्रीज, देश की जो सेंट्रल बैंक है उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? आरबीआई बोलते हैं। द बैंक सेक्टर इन इंडिया ट्रूली रिफ्लेक्ट मिक्स इकोनॉमिक्स विद पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। तो तीनों बैंक्स यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं, पब्लिक सेक्टर भी मिलते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी मिलते हैं, फॉरेन बैंक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तीनों बैंक्स चलते हैं। आगे बढ़ते थे नेक्स्ट इसमें, तो यहाँ पे देखो इवोल्यूशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम, है ना। तो जैसे मैं बात कर रहा था प्री इंडिपेंडेंस, तो मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट वे में सबसे पहले तो बैंक की स्टार्ट कब हुई थी? तो 1770 में कौन सा बैंक स्टार्ट होता? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एक शॉर्ट में, वैसे तो आगे लिखा है, फिर मैं आपको एक बता देता हूँ बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब स्टार्ट होता था, 1770 में। उसके बाद में फिर 3 बैंक और इन लोगों ने, अब ये खत्म भी, ये कब तक था ये बैंक? 1832 तक ही था। उसके बाद में ये बैंक बंद हो गया। किसने किया था? तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने किया था। उसके बाद में फिर आए थे बैंक ऑफ, जैसे मैंने बताया था, क्या बताया था, बंगाल हो गया, बीओबी हो गया। देन बैंक ऑफ बॉम्बे हो गया, यहाँ पे भी बीओबी हो रहा है। देन बैंक ऑफ मद्रास हो गया, ये कब आया था? 1806 में आया था। ये कब आया था? 1840 में आया था। ये कब आया था? 1843 में आया था। फिर इन तीनों बैंक को मर्ज करके जब 1926 में क्या किया इसको? 1926 में क्या कर दिया? इंपेरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, है ना। कब क्या कर दिया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। यहाँ पे क्या था? 1926 में नहीं, 1921 में किया था। 1926 में इन लोगों ने
ये किया था, मतलब 1926 में क्या हुआ था, हिल्टन जो था, मतलब हिल्टन कमीशन जो थे, ग्रुप ऑफ कमीशन जो थे, तो उन्होंने क्या किया था कि एक रेगुलेटरी बैंक लाओ ऐसा बताया था। उसके बाद में फिर आई थी 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई। और ये आरबीआई क्यों आई थी, तो यहाँ पे हम लोगों को बताया था मैंने कि एक ये आया था, मतलब डिप्रेशन आया था, जो कि कब तक था, वो 1929 से लेके 1939 तक था, है ना। 19, अच्छा यहाँ पे प्लस नहीं दिखना चाहिए, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। अरे यार ये क्यों हो रहा है, 1939 तक था डिप्रेशन। अब डिप्रेशन का मतलब भी मैंने बताया कि जिसमें सब कुछ, और ये डिप्रेशन का ऑल ओवर वर्ल्ड था, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद में फिर आया 1947, अब यहाँ पे हमारा देश क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। अब फिर बाद में बात आती है पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड की। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, उसके बाद में प्री नेशनलाइजेशन पीरियड्स, मतलब जो बैंक नेशनलाइज हुई थी, सबसे पहले 14 नेशनलाइज बैंक हुई थी, जिसमें 50 करोड़ जिनका ये है, मतलब उनको किया गया था पहले 14, फिर बाद में 1980 में कुछ 6 बैंक्स किए थे इन लोगों ने, है ना। 1980 में 6 बैंक्स किए थे, और ये जो 14 बैंक्स किए थे ये कब किए थे, तो 1969 में किए थे, जो कि पोस्ट नेशनलाइज पीरियड जिसको बोला जाता है। 14 बैंक्स थी, फिर बाद में 6 बैंक्स फिर किए गए। अब ये जो डिप्रेसिएशन हुआ था ना, इसमें कम से कम 600-700 बैंक, मतलब नहीं सॉरी 2000 के करीब बैंक्स बंद हो गए थे। इतना बड़ा वो ये था, 10 साल की बात थी, 2000 से ज्यादा बैंक इसमें बंद हो गए थे, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पे यहाँ देखते क्या है, स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन। तो देखो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस फेज है, देखो यहाँ पे मैंने प्रॉपरली लिख के रखा है ना। तो यहाँ पे मैंने बताया कि द बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड इन 1717, देन इंडिया कैपिटल ऑफ कलकत्ता, कहाँ हुई थी, तो कलकत्ता में हुई थी। was country first bank, कंट्री की फर्स्ट बैंक थी। however these banks did not succeed and closed its doors at 1832, तो बंद हो गई, ज्यादा सक्सेस हो नहीं पाई, वो 1832 में बंद हो गई, है ना। तब इंडिया में कितने बैंक्स थे, ओवर 600 बैंक्स वर रजिस्टर्ड इन कंट्री ड्यूरिंग द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, बट ओनली अ फ्यू सर्वाइव। मतलब देखो इंडिपेंडेंस होने से पहले कम से कम 600 बैंक्स इंडिया में थे, लेकिन उसमें से बहुत कम उसमें से बच पाई। आगे बोला गया द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1770, thus marking the bank system in India with the foundation of the Bank of Hindustan, जिसको बोला गया था पहला बैंक 1770 में स्टार्ट हुआ, जिसका नाम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश 3 बैंक्स नोन एज प्रेसिडेंशियल बैंक्स। तो इसको क्या बोला गया था, प्रेसिडेंशियल बैंक्स बोला गया था। तो बैंक ऑफ बंगाल थी, बैंक ऑफ बॉम्बे थी, और बैंक ऑफ मद्रास थी। These 3 banks were eventuated merged into a single bank in 1921, है ना, विच नोन एज द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। मैंने बताया कि 1921 में क्या हो गया था कि वो मर्ज हो गए थे, वो तीनों बैंक मर्ज हो गए थे, और उसका एक ही बैंक बना था जो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में जाके एसबीआई बना था, ये भी चीज ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे देखो इलाहाबाद बैंक जो इंडियन, मतलब यहाँ पे देखो जो बैंक है, जो पुराने बैंक, अब इसको हम लोग बोल सकते कि सबसे ओल्डेस्ट बैंक हम लोग बोल सकते। अच्छा यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है क्या, अच्छा यहाँ पे मेरे को रेड लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे बोल सकते कि ओल्डेस्ट बैंक, क्या बोल सकते हैं, ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया। एक मिनट चार्जर लगा दूं मैं यहाँ पे। ठीक है, ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया यहाँ पे बोल सकते हैं। देन उसके बाद में फिर बनी है पंजाब नेशनल बैंक। अब ये अब इलाहाबाद बैंक ये भी इंडियन बैंक की थी, लेकिन इसमें पूरा परसेंट हिस्सेदारी इंडियन नहीं था, है ना, पूरा परसेंट हिस्सेदारी इसमें इंडियन नहीं था। अब इसमें क्या था, इसमें क्या था, अब ये जो 1894 में जब पंजाब नेशनल बैंक बनी, अब ये पूरी इंडियन बैंक थी। इंडियन बैंक थी मतलब इसको चलाने वाला, इसको चालू करना, फाउंडर कौन था इनका, इनका फाउंडर था लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय एंड सिंह को क्या नाम था उनका, जिंदल सिंह, जिंदल सिंह, हाँ वही नाम था, सिंह ही नाम था कुछ, तो मैं आपको बताता हूँ वैसे।
ठीक है। लेकिन अब ये जो बैंक थी ना, ये इंडिया की मतलब प्रॉपर इंडियन लोग ही इसको चला रहे थे, स्टार्ट करने वाला भी इंडियन ही था। ये सारी बैंक यहाँ पे थी, ठीक है। अब इसके बाद में आई फिर बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, उसके बाद में आया 1911 में फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक आई फिर 1906 में, कैनरा बैंक आई, बैंक ऑफ बड़ौदा आई फिर 1908 में। तो ये सारी जो बैंक्स है ना, ये पुरानी बैंक्स है हमारी, मतलब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ओल्डेस्ट। सबसे पहली बैंक तो इलाहाबाद बैंक थी, सबसे पहली बैंक तो इलाहाबाद बैंक थी। उसके बाद में ये सारे बैंक्स फिर बाद में धीरे धीरे आते गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या हुआ है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या आया, पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज आया। अब यहाँ पे हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। इसके पहले इंडिपेंडेंट होने से पहले कौन सी बैंक्स थी, तो यहाँ पे हमें बताया गया था इंडिपेंडेंस होने के पहले ये सारी बैंक्स थी जो ऑलरेडी इंडिया में चल रही थी, ठीक है। उसके बाद में इन सब के बाद में फिर क्या बनी थी, तो एसबीआई जो अपनी मतलब एसबीआई जो बनी कब बनी, 1955 में एसबीआई बनी। उसके पहले 1935 में आरबीआई बनी, है ना। तो ये चीजें याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख के रख देता हूँ। यहाँ पे नीचे ये भी लिखना चाहिए था मैंने, आरबीआई कब थी, तो 1935 में थी। देन उसके बाद में एसबीआई। अब ये एसबीआई कहाँ से बनी, तो ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कब बनी, 1921 में बनी, ठीक है। ये भी चीज ध्यान रखना है हम लोगों को। आगे बढ़ते हैं, फेज 2 है यहाँ पे पोस्ट इंडिपेंडेंट फेज 1947 टू 1991, है ना। अब 1947 से 1991 तक आगे क्या क्या हुआ, देखो अब क्या बोलता है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। मतलब इस पीरियड में जो हमारी बैंक थी उसमें नेशनलाइजेशन किया गया। नेशनल मतलब देश का बैंक, जिसको हम लोग बोलते कि जो स्वतंत्र हो गए थे हम लोग, हमारे पास सारा चीजें आ गया था। अब लेकिन एक बात हुई थी कि जब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए ना, उसके बाद में फिर हमारे कंट्री ने क्या किया पता है, हमारे कंट्री ने क्लोज इकोनॉमी कर दी। क्लोज मतलब अब इसमें जैसे कि हम लोगों को पता था कि अंग्रेज आए थे ट्रेड करने के लिए, ट्रेड करते करते हमारे ऊपर ही बैठ गए, हम पे राज करने लग गए। अब ये सारा जो चीज था, अब देखो जो जिसके ऊपर बीतते वो तो अब दोबारा वो गलती तो करेगा नहीं। अब इंडिया ने क्या कर दिया था, इंडिया ना किसी को परमिशन देता था ट्रेड करने की। इंडिया मतलब इंडिया इंडिया के पास ना टेक्नोलॉजी थी, इंडिया के पास कुछ भी नहीं था, इंडिया के पास कुछ भी नहीं था। तो धीरे धीरे अब उसने क्या कर दिया, क्लोज इकोनॉमी कर दी थी कि नहीं भैया अब तुम आओ मत हमारे देश में, आओ मत, तुम हमारे देश में आए थे, हमारे देश को लूट के चले गए, अब हम तुमको आने नहीं देंगे। अब मेरे को एक बात बताओ, जब तुम दूसरों को आने नहीं दोगे, उसके बाद में तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी नहीं, तुम्हारे पास इतना सामग्री नहीं, तो फिर तुम कुछ कभी ना कभी तो कोई ना कोई दिक्कत तो आनी थी, क्योंकि इतना बड़ा देश चलाना था, है ना। हालांकि मार्केट बड़ा था। अब आगे फिलहाल तो इस पे आते हैं। Placed during this period, Central Bank of India was also nationalized during this period, 1st January 1949। Central Bank of India मीन्स क्या, तो आरबीआई नेशनलाइज हो गई। कब हुई, तो पहले हुई वो हुई 1 जनवरी 1949 को आरबीआई को नेशनलाइज किया गया, जिसको यहाँ पे बोला गया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब आके बोला गया विद द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हा कमेटी। अब नरसिम्हा जब ये क्या थे, ये तब के मतलब इनकी कमेटी थी, और ये वो टाइम पे मतलब जब प्राइम मिनिस्टर भी होते थे, तो वो टाइम पे इन लोगों ने क्या किया। अब देखो सारी जो बैंक्स होती थी ना, सारी जो बैंक्स होती थी, खास करके देखो बैंक कहाँ पे, बैंक अपने को कहाँ पे रखना पसंद करती होगी, तो जहाँ पैसा है, जहाँ जिसको वो पैसा देगी वहां से पैसा निकलेगा। अब विलेज में कोई बैंक लेके जाएगा क्या, विलेज में बैंक का कर्जा किसको देना है, फार्मर को देना था। अब फार्मर के पास आएगा कि नहीं आएगा ये इनको भरोसा था ही नहीं। तो अब आएगा कौन, दे कौन सकता हमको पैसा, दे कौन सकता मीन इन द सेंस क्या, वो कोई लूटने वाले तो नहीं थे। अब बैंक किसी को कर्जा देगी तो वो उसको रिटर्न करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। तो सिटी में ही मतलब जो बिजनेसमैन होते थे, बिजनेसमैन ही एक तो लेगा और देगा भी। तो इसलिए ये लोग क्या करते थे, तो हमेशा मतलब हमेशा क्या अर्बन इसमें ही बैंक अपनी स्थापना करते थे। लेकिन अब नरसिम्हा कमेटी ने क्या किया कि रीजनल रूरल बैंक, जिसको हम लोग आरआरबी बोलते हैं, है ना, जिसको हम लोग आरआरबी बोलते हैं, अब ये फॉर्म करी कब करी, तो 2 अक्टूबर 1975 में। तो अब ये सवाल याद रखना, यहाँ पे मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ, ये करने से अच्छा हम मैं यहाँ पे हाईलाइटर ले लेता हूँ, ठीक है।
कब हुआ था आरआरबी का? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 अक्टूबर 1975 में क्या होता, आरआरबी की स्थापना हुई थी, मतलब आरआरबी को बनाया गया था। किसकी कमेटी ने? नरसिम्हा राव जी की कमेटी ने बनाया गया था। फिर यहाँ पे बोला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द अदर हैंड वाज नेशनलाइज इन 1949। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हो गई, ठीक है। उसके बाद में फॉलोइंग द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955, तो इंपीरियल बैंक की 1955 में क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई, वो भी नेशनलाइज हो गई, है ना। और उसके साथ साथ अनदर 14 बैंक्स वर नेशनलाइज बिटवीन 1969 एंड 1991। These were the banks with more than 50 crores in national deposit। तो ये जो 14, अब इतने सारे बैंक्स थे, किसी को भी थोड़ी नेशनलाइज बना देंगे, तो उन्होंने फिर डिसाइड किया कि जिसका 50 करोड़ के ऊपर नेशनल डिपॉजिट है उसको ही हम लोग नेशनलाइज बनाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया फिर, तो उन लोगों ने 1969 से, मतलब 1969 में क्या किया, 14 बैंक्स आ गई, 14 बैंक्स को क्या कर दिया, नेशनलाइज कर दिया। और क्या देख के किया, 50 करोड़ इन नेशनल डिपॉजिट होने चाहिए। फिर उसके बाद में फिर 1980 में एक बार फिर नेशनलाइज किया गया बैंक। तो यहाँ पे 1980 में एक बार किया गया, तो ब्रिंगिंग द टोटल ऑफ 20, मतलब अब देखो यहाँ पे फिर 6 बैंक यहाँ पे नेशनलाइज किए गए। और इस बार जो था ये 500 करोड़ नहीं था, इस बार क्या था, 200 करोड़ जिसका नेशनल डिपॉजिट है उसको नेशनलाइज किया गया, जो 6 बैंक थी। यहाँ पे जो लिखा गया ना, अनदर 6 बैंक्स वर नेशनलाइज इन 1980 ब्रिंगिंग द टोटल ऑफ 20, मतलब फिर पूरे मिला के नेशनलाइज बैंक कितने बन गए, 20 बैंक बन गए। अब उसमें जब 6 बैंक्स लिए गए तो उसमें क्या किया गया, तो 200 करोड़ नेशनल डिपॉजिट जिसका है उसी को लिया गया, ठीक है। उसके बाद में था फिर एक्सेप्ट फॉर द स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र विच वाज मर्ज इन 2008। तो स्टेट बैंक, अब देखो स्टेट बैंक का भी सब्सिडरीज बहुत सारे बैंक्स थी, तो उसको भी मर्ज किया गया 2008 में। और उसके बाद में बहुत सारे, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर वेयर मर्ज इन 2010, तो स्टेट बैंक ऑफ इंदौर जो थी वो मर्ज हो गई एसबीआई। अब मर्ज किस में हुई, तो एसबीआई में ही हुई। और हालांकि देखते देखते ऑल ऑफ द बैंक्स वेयर मर्ज विद द एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 2017। अभी अभी की खबर है, मतलब कुछ साल पहले की खबर है कि जितने भी बैंक्स थी, तो कितने बैंक्स थी वो भी हम लोग आगे जाके देखेंगे। तो जितने भी बैंक्स थी सबके सब सबसे पहले कौन सी मर्ज हुई, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि अब हो सकता है कि वो पूछा जा सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र कब मर्ज हुआ था, तो यहाँ पे याद रखना है 2008। देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब मर्ज हुआ था, तो 2010। देन बाकी सारी बैंक्स कब हो गई थी, तो पूरी की पूरी कब हो गई थी, तो 2017 में मर्ज हो गई थी। क्लियर है सभी को? मतलब उम्मीद करता हूँ कि ये जितना भी डेटा, ये सारा चीजें है, ये सिर्फ देखना नहीं है, ये तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, लेकिन ये आपको खुद से लिख के रखना है। क्या करना है, जैसे ही हम स्लाइड खुलती है, मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक्सप्लेन थोड़ा सा सुन लो, सुनने के बाद उसको पॉज करो, पॉज करने के बाद वो सारा स्लाइड आपके पास है और बुक पेन से वही तुरंत लिख के रखो। मतलब यहाँ पे मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब भी आपके दिमाग में जा रहा है, आप जब उसको लिखोगे तब भी आपके दिमाग में जाएगा, आगे जाके जब पढ़ोगे तब भी आपके दिमाग में जाएगा, तब जाके वो याद रहेगा। अब इतने सारे साल है, 1949 में क्या होता, 1980 में क्या होता, 1955 में क्या होता, इतनी सारी बैंक्स है, कैसे याद रखोगे? तो ये डेली डेली जब पढ़ते रहोगे तभी याद रहेगा। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, तो अब यहाँ पे देखो, अब एलपीजी, अब ये एलपीजी क्या होता है कि ये सब जब मतलब सारा चीजें जब हो रहा था तो उसके बीच में एक हर्डल आई थी। हर्डल आई थी मीन्स क्या, और वही आपत्तिजनक काम। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मैंने बताया था कि अब इंडिया क्या बन गई थी, क्लोज्ड इकोनॉमिक बना दिया था इन लोगों ने इनको, बाहर से कोई आएगा नहीं भैया, हम किसी को व्यापार करने देंगे नहीं, ऑलरेडी हमारे ऊपर चोट पड़ी, हम किसी को व्यापार करने देंगे नहीं, फटी पड़ी थी इनकी। उसके बाद में फिर इनके पास एक तो टेक्नोलॉजी नहीं, एक तो हमारी राजनीति खतरनाक वाली, जिसमें ये उसका वो उसका क्या क्या कर रहे थे पता नहीं, इन्हीं का इन्हीं को पता। अब एक दिन तो ऐसा सिचुएशन आना था, अब वो सिचुएशन आ गई। क्या आ गया, वो सिचुएशन आ गई, क्या हो गया था अब वो सिचुएशन ऐसी थी कि उसमें सिर्फ जैसे कि अब इंडिया क्या करती थी कि जो हमको ऑयल जो लगता है, मतलब जो भी हम लोग पेट्रोल डीजल ये सारा जो ऑयल है, ये ज्यादातर आज भी हम लोग 85%, 80 to 85% बाहर से ही मंगवाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो होता नहीं है, बाहर से ही मंगवाते, तो उसके लिए हमको कुछ फॉरेन रिजर्व फंड मतलब कुछ देना भी पड़ता है। तो अब एक दिन ऐसा आ गया था, कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ 3 वीक का ही फॉरेन रिजर्व फंड बच गया था।
क्या बच गया था, फॉरेन रिजर्व 3 ही वीक का बच गया था। अब 3 वीक का बच गया था मीन्स अब कुछ ना कुछ तो करना जरूरी था। अब फिर क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, एलपीजी कर दिया। मतलब क्या कर दिया, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो याद रखना है एलपीजी ईरा, मतलब एलपीजी ईरा आया टिल 1991। अब 1991 सर जो लिखा गया था ना कि 1969 से 1991 तक नेशनलाइज वाला काम होते गया, फिर आया एलपीजी। अब उसमें क्या हो गया कि अब इन्होंने क्या कर दिया, खोल दिया सब। अब लिबरलाइजेशन मीन्स में भैया अब तुम व्यापार कर सकते हो, तुमको हम परमिशन दे रहे हैं, तुम जितना चाहिए व्यापार करो। ठीक है, लेकिन अब उसमें कुछ उन्होंने ये कर रहे थे कि जैसे कि आपने देखा होगा कि मारुति सुजुकी, हीरो होंडा। अब क्या होता था कि जैसे कि आपको पता है कि मारुति ये इंडियन कंपनी है, सुजुकी ये बाहर की कंपनी है, उसी के जैसे हीरो ये इंडियन कंपनी है, होंडा ये बाहर की कंपनी है। अब इंडिया ने बोली तो थी कि तुम बिजनेस करो, लेकिन बोलते वक्त क्या बोली थी कि भैया देखो, सबसे ज्यादा स्टेक्स जो भी इन्वेस्टमेंट तुम कर रहे हो, जो भी बिजनेस तुम यहाँ पे ला रहे हो, सबसे ज्यादा स्टेक इंडियन कंपनी का रहेगा, तभी हम तुमको बिजनेस करने देंगे। अब देखो भैया, बाहर की कंट्री को पता था कि सबसे अच्छा मार्केट, ज्यादा मार्केट, सबसे पागल लोग, अब बोलना नहीं चाहिए, सबसे पागल लोग आपको इंडिया में मिलेंगे। सॉरी, देखो पागल लोग अब बोलने के लिए पागल हम लोग क्यों है, क्योंकि हम लोग ना जो भी चीज करते हैं ना सोच समझ के नहीं करते। बस कुछ तो पढ़ लिया, कुछ तो पढ़ लिया मीन्स क्या कि थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिए। वो अब बच्चा क्या कर रहा है कि जो पढ़ाई जो हो रही है ना, ये देश का कोई लेना देना नहीं उसको। वो देश जाए चूल्हे में, मेरा तो बस मेरे को मेरे 50 साल कैसे मैं बिताऊं, यही सबका है। बचपन से लेके बेचारा मर मर करके इतना सारा मतलब गवर्नमेंट ने उनको पढ़ाई में क्या क्या पढ़ाया है, और इन्होंने क्या किया है, तो रट्टा मार के बस उतने ही के लिए ही काम किया है, कभी कुछ नहीं सोचते, है ना भैया। हमको हमारा देखेंगे, हम देखेंगे, ऐसे ही सब चलता है। अब वो समय की बात थी कि भैया फिर इन लोगों ने अब वो टाइम से फिर बहुत ज्यादा निवेश इंडिया में होने लग गया, और तब से लेके आज तक, आज भी हम लोग जीडीपी जो ग्रोथ है और हमारा आज भी मतलब जितने भी डेवलपमेंट कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा ही है, सबसे ज्यादा इंडिया में ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंडिया में ही मार्केट होता है, क्योंकि कस्टमर सबसे ज्यादा इंडिया में है ना। तो जैसे ही ये मतलब एलपीजी इरा जब आया, तो यहाँ पे लिखा गया टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स, द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमिटी लेड बाय श्री नरसिम्हा टू ओवरसीज द वेरियस बैंकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया। अब जब ये 3 वीक का जब फॉरेन रिजर्व फंड जब था, है ना, 3 वीक का जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था, फॉरेन रिजर्व फंड नहीं, एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, अब ये जो था, इस टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे। देखो कैसा है कि न्यूज में जैसा बताया जाता है, न्यूज में बोलो या फिर वो आप जो व्हाट्सएप पे देखते हो कि जैसे हम अब, ये मैं बताना क्यों चाह रहा हूँ, क्योंकि ये समय पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे पता है आपको, मनमोहन सिंह जी थे। और प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो नरसिम्हा राव जी। अब मनमोहन सिंह जी बड़े होशियार टाइप के आदमी हैं, बेचारे बात नहीं करते हैं, मतलब, लेकिन उनका माइंड जो है, मतलब वही है ना कि फाइनेंस मिनिस्टर, फिर गवर्नर, फिर प्राइम मिनिस्टर, अब जो भी है सबका अलग अलग ही होता है। ऐसा नहीं है कि मनमोहन सिंह जी थे तो उनके इसमें कुछ हुआ नहीं, सभी के टाइम में सभी बराबर हुआ था। आज भी जो भी है अभी भी बराबर ही हो रहा है, बस वो टाइम पे करप्शन ज्यादा था, आज थोड़ा सा कम लगता है, आज भी कम नहीं हुआ है लेकिन लगता है। सो ये छोड़ो चीजें, ये पॉलिटिकल इसमें नहीं आते, नहीं तो पता चल रहा है हमको भी कल उठा के लेके जाके डाल दे रहे। ऐसा नहीं होना है, हमको यहाँ पे पढ़ाना है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आया था, तो एलपीजी ईयर आ गया था। उसके बाद में बोला गया था इंट्रोडक्शन ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया वाज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी आ गई, बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गई। तो फिर उसमें क्योंकि देखो अब फॉरेन बैंक्स भी आने लगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ते गया, बिजनेस बढ़ते गया, तो ऑब्वियसली बैंक्स की जरूरत आने लग गई। तो ये सारा चीजें धीरे धीरे आते गया। अब उसमें फिर हमारा जीडीपी ग्रोथ और भी प्रॉफिटेबल होते गया। अब बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या हो रहा है।
तो नेक्स्ट स्लाइड में देखो यहाँ पे लिखा गया है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांटेड लाइसेंस टू 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक टू इस्टेब्लिश देमसेल्फ, है ना। मैंने जैसे बताया कि प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है, तो रिजर्व बैंक ने क्या किया कि 10 बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक, तो यहाँ पे पूछा जा सकता है तो कौन सी ऐसी 10 बैंक है, मतलब इतना तो सब बड़ा सवाल नहीं, तो कब या फिर प्राइवेट सेक्टर कौन सी बैंक, आप ऑप्शन में दिया जा सकता है कि इसमें से कौन सी बैंक जो थी पहले 10 सेक्टर बैंक, मतलब जिसमें इस्टेब्लिश के लिए दिया गया था परमिशन। तो यहाँ पे देखो क्या है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, देन बैंक ऑफ पंजाब है, इंडस बैंक है, सेंचुरियन बैंक है ना, देन आईडीबीआई है, टाइम बैंक है, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक है। तो ये बैंक्स के भी नाम आपको याद रखना है, नहीं होता है तो लिख के रखना है। मैं बता रहा हूँ कि लिख के रखना ही रखना है आपको, कोई भी हालत में लिख के रखना है, मतलब लिख के रखना है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे आगे, तो यहाँ पे देखा गया है फॉरेन बैंक सच एज, आपको मैंने बताया था कि फॉरेन बैंक्स भी आए, सिटी बैंक्स, एचएसबीसी बैंक्स, बैंक ऑफ अमेरिका एस्टेब्लिश ब्रांच इन इंडिया, इन्होंने भी अपने अपने ब्रांच खोल दिए क्योंकि अब बिजनेस बढ़ गया था, सारा चीजें खोल दिया था इंडिया ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ट्रीटेड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इक्वली। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया, पब्लिक सेक्टर बैंक हो गया, दोनों को सेम ट्रीट करती थी क्योंकि चलाना तो सभी था, सभी प्रॉफिट देती थी। इनके ऊपर रेगुलेटरी बैंक भी था, कौन सा था, तो आरबीआई था, जो कि कब हुआ था, 1935 में स्थापन हुआ था आरबीआई, है ना। उसके बाद में 1949 में इसको बोला गया था कि भैया अब तुम, 1949 में जब आरबीआई नेशनलाइज हुई थी तो उसको बोला गया था कि भैया अब तुम ही हो जो सभी बैंक के ऊपर अपना रूल्स एंड रेगुलेशन जो तुम है बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद में फिर देखते हैं हम लोग आगे, अच्छा पढ़ना बचा है। पेमेंट बैंक्स वेर इस्टेब्लिश, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वेर अलाउड टू ओपन ब्रांचेज अक्रॉस इंडिया। फिर छोटे छोटे पेमेंट बैंक जो है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा ही गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी ये इंडिया में ही, मतलब जो छोटे, लिखा ही है स्मॉल फाइनेंस मीन्स जिसको गुपचुप का ठेला डालना है, 1 लाख रुपए चाहिए, जिसको कुछ डालना है 1 लाख रुपए चाहिए। अब पेमेंट बैंक्स, अब यहाँ पे लिखा गया है पेमेंट बैंक्स क्या होता है, तो ये पेमेंट बैंक जहाँ पे पेमेंट होता था और जहाँ पे लोगों को फाइनेंस की जरूरत पड़ती थी वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाते थे, जहाँ पेमेंट होता था वो पेमेंट बैंक होती थी, इस टाइप का। आगे बढ़ते देखते क्या है, तो देखो जैसे मैंने बताया था कि 14 बैंक्स कब, मतलब 1969 में जब नेशनलाइज हुई थी, है ना, 14 बैंक्स 1969 में नेशनलाइज हुई थी। तो देखो कौन सी थी उसमें से, बैंक ऑफ बड़ौदा थी, बैंक ऑफ इंडिया थी, मैं यहाँ पे रेड कर लेता हूँ, है ना, बैंक ऑफ इंडिया थी, बैंक ऑफ बड़ौदा थी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक एंड यूको बैंक। अब ये जो 14 नेशनलाइज बैंक थी ये कब हुई थी, 1969 में। उसके बाद में 1980 में मैंने फिर बताया, अब ये इनका कितना था, 50 करोड़ नेशनल बताया था ये होना चाहिए, है ना। और ये जब ये हुआ था तो इनके लिए 200 करोड़ रखा गया था, ठीक है। अब इसमें कौन सी थी, आंध्रा बैंक थी, कॉर्पोरेशन बैंक थी, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंट बैंक ऑफ कॉमर्स, है ना, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स थी, पंजाब एंड सिंध बैंक थी, विजय बैंक था, है ना, जो कि भी मर्ज हो चुके हैं। उसके बाद में एसबीआई की जो सब्सिडीज थी वो 1959 में जब हुई थी तो कौन सी हुई थी, एसबीआई ऑफ पटियाला, एसबीआई ऑफ हैदराबाद, एसबीआई ऑफ बीकानेर जयपुर, एसबीआई ऑफ मैसूर हो गया, त्रिवेंजुर हो गया, देन एसबीआई ऑफ सौराष्ट्र हो गया, एसबीआई ऑफ इंदौर हो गया। फिर तब जाके ये, फिर आपको मैंने बताया था कि एक एक बैंक मर्ज होती गई, कौन से बैंक मर्ज होते गए थे। सबसे पहले कौन सी बैंक सौराष्ट्र मर्ज हुई, कब हुई थी, तो 19 कब हुई थी सौराष्ट्र मर्ज, आई थिंक सो कब हुआ था सौराष्ट्र, तो उसके बाद, अच्छा नहीं ये 2008 में हुई थी ना, 2008 में होती, फिर 2017 में सारे बैंक मर्ज हो गए, 2010 में भी हुआ था, 2010 में कौन सा हुआ था, हैदराबाद नहीं, क्या होता, त्रिवेंचुर नहीं, इंदौर हुआ था, ठीक है। उसके बाद 2017 में सबके सब एक ही, इसमें एक ही बैंक बन गई, एसबीआई बन गई। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखते हैं आगे। हाँ, तो यहाँ पे अब इसके बाद में भी ना, इसके बाद में भी अगर हम लोग देखेंगे तो जैसे कि आरबीआई आपने सुना होगा, तो आरबीआई भी इसी के बाद में ये 1959, अब 19, आरबीआई नहीं आरआरबी बोलना चाह रहा था, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक। अब क्यों रीजनल रूरल बैंक स्थापन की गई पता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि सब लोग अपना बैंक सिटी में डालते थे, सभी लोग अपना बैंक सिटी में डालते थे। फिर नरसिम्हा राव जी ने बताया कि भैया नहीं, अब विलेज के लोग क्या करेंगे, फिर विलेज के लोगों का भी तो कुछ तो होना चाहिए। विलेज के लोगों के लिए फिर क्या किया, इन लोगों ने आरआरबी स्थापन किया, जिसका पहला बैंक था, जिसमें पहले ही प्रथमा
बैंक, सॉरी ग्रामीण बैंक। जो कब हुई? 2 अक्टूबर 1975 को। और मतलब 1975 को, अब ये जो स्टार्ट, तो इसके साथ साथ 5 बैंक्स हुए थे, आरआरबी के 5 बैंक हुए थे, लेकिन सबसे पहली जो बैंक थी वो प्रथमा, जिसके नाम में ही प्रथमा है। अब ये सारे देखो एक एक पॉइंट्स है, ये जैसे जैसे हमें याद आता है जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे अब जैसे ही मैंने ये बताया है तो यहाँ पे आप तुरंत एक काम कर सकते हैं, एक नोट, एक बॉक्स बना के कि आरआरबी कब स्थापन हुई थी, उसके साथ साथ कौन से बैंक हुए थे, क्योंकि अब यहाँ पे मैंने बताया था कि सारे बैंक अर्बन में ही काम करते थे, तो आरआरबी, अब उसके बाद में फिर इन लोगों ने आरआरबी एक्ट लाया। कब लाया? 1976 में, कि अब इनके क्या रूल्स एंड क्या क्या सब कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। बैंक ऐसे थोड़ी खोल दिए भैया, दुकान थोड़ी है, किराना दुकान खोल दिए चल दिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक्ट के तहत ही कुछ ना कुछ होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे देखो कि जैसे मैं बता रहा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए, तो यहाँ पे जैसे देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट, तो हाईलाइट क्या करना है, हाईलाइट कर ही देता हूँ चलो। फर्स्ट बैंक, क्या कर रहा था, फर्स्ट बैंक इन इंडिया, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पहली बैंक कौन सी है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। एक बोल सकते हैं हम लोग एक रिवाइज। उसके बाद में बोला गया फर्स्ट बैंक मैनेज बाय इंडिया, मतलब जो पूरा इंडियन पब्लिक, मतलब इंडिया ने ही मैनेज करी थी, तो मैंने बोला था और कमर्शियल बैंक, लेकिन इसमें कुछ है ना, कुछ तो स्टेक बाहर के थे, लेकिन बैंक विथ इंडियन कैपिटल, मतलब सारा का सारा, मतलब जो ओनरशिप था वो इंडिया। अब ये भी तो फर्स्ट बैंक है सर, इंडियन बैंक, लेकिन इसमें कुछ स्टेक तो बाहर के थे। अब यहाँ पे बैंक विथ इंडियन कैपिटल, जो कि मैंने बताया था फाउंडर कौन थे इस बैंक के, तो लाला लाजपत राय थे, और मैं बता रहा था कि दयाल सिंह, जो मैं बता रहा था दयाल सिंह। ठीक है, अब ये कौन सा बैंक था? तो पंजाब नेशनल बैंक। जाते हो कि नहीं, बहुत सारे लोगों का पंजाब नेशनल बैंक में होगा, तो याद रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक ये सबसे पहला ऐसा बैंक है कि जो इंडियन कैपिटल, जिसमें पूरा जो ओनरशिप था वो इंडियन था। किसने स्टार्ट किया था? तो लाला लाजपत राय। तो यहाँ पे सवाल पूछा जा सकता है कि सबसे पहला बैंक किसने स्टार्ट किया था इंडिया में, जो इंडियन कैपिटल से, ये था बैंक विथ इंडियन कैपिटल। अब यहाँ पे बोला गया फर्स्ट बैंक आउटसाइड इंडिया। अच्छा, ये बैंक ऑफ इंडिया ही यहाँ पे लिखना चाहिए था, अच्छा मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। बैंक ऑफ इंडिया जो सबसे पहला बैंक था कि जो आउटसाइड इंडिया में स्थापन हुआ, कौन सा था? बैंक ऑफ इंडिया, ये चीज ध्यान रखना। उसके बाद में था कि सबसे पहले कौन से बैंक ने एटीएम का हमको पता लगाया था, तो एचएसबीसी, है ना, एचएसबीसी बैंक थी, जो कि इसके पहले, सबसे पहले हम लोगों को एटीएम का उसने पता कराया था। फिर उसके बाद में चेक, सबसे पहले चेक बंगाल बैंक ने चेक सबसे पहले 1883 में, है ना। सबसे पहले चेक किसने हमको बताया था, चेक का इस्तेमाल करना सिखाया था, चेक आया था, तो कौन से बैंक ने आया था? बंगाल बैंक, जो कि अंग्रेजों के ज़माने की पहली बैंक थी, है ना। उसके बाद में फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक, यूनिवर्सल बैंक मीन्स जिसमें सारा चीज़ें, सभी डिपार्टमेंट, यूनिवर्सल मीन्स जिसमें म्यूचुअल फंड का भी है, जिसमें इंश्योरेंस का भी है, जिसमें फाइनेंशियल भी है, जिसमें सारा चीज़ें होता है, जैसे आईसीआई, इसमें सभी होता है। क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, इसका फुल फॉर्म हमको पता होना चाहिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हमको ये तो पता है कि आईसीआईसीआई हम लोग इसको बोलते हैं, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फर्स्ट बैंक टू गिव इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, तो वो भी आईसीआईसी ही थी, आईसीआईसीआई थी, जिसने इंटरनेट बैंकिंग का हमको बताया था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने बताया था कि फर्स्ट रूरल रीजनल बैंक, आरआरबी बैंक, ग्रामीण बैंक जो स्थापन हुई थी, मैंने अभी बताया था कि प्रथमा बैंक स्पॉन्सर्ड बाय, अब कोई ना कोई बैंक इसको स्पॉन्सर्ड करती थी। अब स्पॉन्सर्ड मीन्स क्या? तो मेरे को एक बात बता भैया, विलेज में बैंक खोलेंगे तो बैंक संभालेगा कौन? अर्बन वालों को ढंग से बैंक संभालना आ नहीं रहा, विलेज वाले कौन संभालेगा? है ना, अर्बन वाले को आ रहा था वैसे कुछ नहीं, अब विलेज में संभालेगा के? अब विलेज वाले तो संभाल नहीं सकते, तो अब एक काम करो भैया, तुमको अब ये कोई ना कोई बैंक ऑफ आरबीआई ये बोलती थी कि भैया हम तुमको कुछ स्टेक देते हैं, तुम जितना परसेंट हमको है
50% तो इन्हीं के पास रहता था। अब 25% इसको दे देते, भाई तुम्हारा वो बैंक संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि स्पॉन्सर्ड बाय सिंडिकेट बैंक, तो इसको सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर्ड किया था, है ना। अब यहाँ पे बोला गया फर्स्ट बैंक टू इशू क्रेडिट कार्ड, तो क्रेडिट कार्ड सबसे पहले किसने लाया था, तो क्रेडिट बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लाया था क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी। तो ऐसे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं आगे के स्लाइड में हमारे क्या है। अच्छा, तो यही तक ही था। तो हम लोगों ने आज बहुत सारी चीजें बैंकिंग अवेयरनेस को स्टार्ट किया है, तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिले भी होगी। तो अब जिनको भी ये वीडियो में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ भी चीजें बची है, हो सकता है मेरे से कुछ छूटा होगा, तो जो भी चीज छूटी है, जो भी चीज आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर हमें इन्फॉर्म कर सकते हो। सो हम लोग इसी ऐसे ही बैंकिंग अवेयरनेस का 19 to 20 लेक्चर्स लेने वाले हैं, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या हम लोगों को, जैसे मैंने बताया था, पूरी लिस्ट आपको दिया है। इसके पहले मतलब यही पूरा पीपीटी में, यही वीडियो में आपको सारा चीज़ें दिखेगा कि करंट अफेयर्स में क्या क्या पढ़ना है, बैंकिंग अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, स्टैटिक जीके में क्या क्या पढ़ना है ना। मैंने बताया कि करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें 80 to 90% जनरल अवेयरनेस में वही आता है। फिर बैंकिंग अवेयरनेस होता है, जो कि हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं। धीरे धीरे हम लोग करंट अफेयर्स के भी वीडियोज़ लाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो इसी वीडियो को आपको शेयर करना है, लाइक भी कर देना है, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर कर सकते हो ज़रूर करना है, क्योंकि ये सभी बैंकिंग एग्जाम, और मैं आपको बता दूं, विदाउट जनरल अवेयरनेस आप मेंस पास नहीं कर सकते। और विदाउट, अभी से अब देखो, सिर्फ प्रीलिम्स की तरफ ध्यान मत दो, प्रीलिम्स तो आपका हो ही रहा है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ में डेली वंस 1 से 2 घंटा आपको जनरल अवेयरनेस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, डेली आप ध्यान रखना, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस भी पढ़ना है, जिसमें करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, जिसमें स्टैटिक जीके भी पढ़ना है, तो सारा चीजें पढ़ना है। सो उम्मीद करता हूँ कि आज से ही, मतलब आज अभी से ही, जैसे देखो अभी कंटिन्यू आने वाले एग्जाम्स है, मैं उस पर भी एक वीडियो डालूंगा कि कौन से एग्जाम्स कितने दिन बचे हैं और क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या हमारा प्रिपरेशन कैसे हम लोगों ने करना चाहिए, डेली हमारा क्या शेड्यूल होना चाहिए। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, जल्दी लेके आऊंगा। शायद मुझे कल ही डालना होगा, क्योंकि अभी बहुत सारी बैंकिंग एग्जाम्स आने वाली है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। सो टाटा बाय बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे साथ हमेशा जुड़ते रहिएगा।